दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं आपका होस्ट अकील खान और फिर से एक बार हमारे साथ शामिल हो रहे हैं डॉक्टर सलीम खान साहब। जैसे कि आप सबको पता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव की तारीख आ चुकी है। 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक चुनाव होंगे, जिसका रिजल्ट 10 मार्च को आएगा। लेकिन इससे पहले ही राजनीतिक उठापटक उत्तर प्रदेश में चालू हो गई है। कई फेरबदल वहां पे हो रहे हैं, लेकिन ऊंट किस कमर बैठेगा ये हमें 10 मार्च को पता चलेगा। राजनीतिक जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी अपनी भविष्यवाणियां करना स्टार्ट कर दी है। इसी भविष्यवाणी से रिलेटेड हम बात करेंगे डॉक्टर सलीम खान साहब से। डॉक्टर सलीम खान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। डॉक्टर साहब, जी अभी जी, हम ये देख रहे हैं कि फिजा जो है पूरी तरीके से अखिलेश यादव की तरफ चल रही है। योगी सरकार शायद जाने वाली है, क्योंकि बीजेपी का जो जहाज है वो डूबते हुए नजर आ रहा है। क्योंकि बीजेपी मंत्रिमंडल के खुद कई सारे विधायक और सांसद जो केंद्र के भी मंत्री थे, इस वक्त बीजेपी छोड़ छोड़ करके सपा में शामिल हो रहे हैं। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में सपा वहां पर सरकार बनाती हुई दिख रही है? इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताइए। देखिए, इस बात की संभावना तो दिखाई दे रही है। इसमें कोई शक शुबे की बात नहीं है। लेकिन इलेक्शन का मामला जो है वो क्रिकेट की तरह होता है और उसमें बहुत पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। और 5 चरणों में बल्कि 7 चरणों में इलेक्शन होने वाले हैं और इस बीच बहुत कुछ होगा। और मुख्तलिफ फैक्टर्स, जो जाति का फैक्टर है और जो दूसरे कार्ड जो खेले जाएंगे, कम्युनल कार्ड, उससे इलेक्शन पे बड़ा असर पड़ता है। तो कोई भी आदमी बिल्कुल यकीन के साथ तो ये नहीं कह सकता कि 10 तारीख को क्या होगा, इसलिए कि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट जो है वो फेल हो चुके हैं। अवाम ने उनको जो है वो गलत ठहरा दिया है। लेकिन फिलहाल हवा तो अखिलेश की तरफ बह रही है, इतना तो मानना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, अभी आज देखने पे आया है कि यादव परिवार की जो बहू है अपर्णा यादव, वो बीजेपी में शामिल हो चुकी है। और इससे पहले बीजेपी के कुछ विधायक वगैरह जो है वो बीजेपी को छोड़ के सपा में शामिल हुए थे। आपको क्या लगता है ये स्कोर बराबर कर लिया है बीजेपी ने? देखिए, बीजेपी जो है वो एक सिंबॉलिक सांकेतिक लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रही है और अपना फेस सेविंग, जिसको आप कहते हैं अंग्रेजी में, वो करने की कोशिश कर रही है। अगर आप इसको दोनों का जो है वो कंपैरिजन करके देखें तो बीजेपी से 3 मंत्री अभी हाल में गए हैं और 10 विधायक गए हैं। उससे पहले भी बीजेपी के कई विधायक जो है वो बीजेपी छोड़ के जाते रहे हैं। मतलब ये कि स्वामी प्रसाद मौर्य के पहले भी वो सब लोग विधायक थे, यानी इलेक्टेड मेंबर्स थे असेंबली के। अब आपने जिक्र किया अपर्णा का। अपर्णा के बारे में ये हम लोग जानते हैं कि अपर्णा ने पिछली मर्तबा इलेक्शन लड़ा था लखनऊ से और यादव, अखिलेश यादव या मुलायम सिंह यादव, जो भी आप कहिए, उन्होंने उनको टिकट दिया था और वो हार गई थी। तो एक तरफ स्वामी प्रसाद मौर्य है जो 20 साल तक बीएसपी में रहे, उसके बाद 6 साल बीजेपी में रहे और 5 बार इलेक्शन जीते। और दूसरी तरफ एक ऐसी महिला है जिसने कि एक बार इलेक्शन लड़ा और उस बार भी वो हार गई। तो अगर कोई आदमी ये समझता है कि अकेले स्वामी प्रसाद मौर्य भी गए होते और उसके बजाय अपर्णा यादव का जो है वो आ जाना बराबर होता, तो भी वो तो मूर्खता की बात होती। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य अकेले नहीं गए, उनके साथ 3 मंत्री गए और फिर 10 विधायक गए, यानी 9 तो उनके साथ गए और एक और उसके बाद में वो गया। तो इसलिए ये कहना कि हिसाब बराबर हो गया, ये तो इसमें कोई तथ्य नहीं है। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि अपर्णा यादव को अपनी पार्टी में लेके बीजेपी ने अपना एक बहुत बड़ा मुद्दा खो दिया है। बीजेपी ये कहती है कि भाई हमारे यहाँ जो है हम कैडर बेस्ड पार्टी है, हमारे यहाँ लोग पार्टी में काम करते करते आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के वो जो है वो नेता बनते हैं। और हमारे जो लोग विरोधी हैं उनके यहाँ एक परिवारवाद है। अब सवाल ये है कि अपर्णा यादव पहली बात तो उस परिवार से आती है जिसके ऊपर आप परिवारवाद का आरोप लगाते हैं।
दूसरी बात यह है कि अपर्णा यादव अभी 1 महीने पहले तक केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि वो जब भी बोलती थी तो उनको ऐसा लगता था कि वो जो है वो भाजपा की बोली बोल रही है। केशव प्रसाद मौर्य शायद अखबार नहीं पढ़ते। अभी 1 महीना पहले अपर्णा यादव ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि मोदी जी जो है वो जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये टॉयलेट बना दिया हमने इतना सारा, और महिलाओं के लिए जो है उनको ये गैस दे दिया, सिलेंडर दे दिया। तो ये तो मुलायम सिंह यादव ने भी किया था, लेकिन मुलायम सिंह यादव उसका ढंडोरा नहीं पीटते थे और मोदी जी जो है उसका ढंडोरा पीटते हैं। तो ये तो सीधा सीधा जो है वो मोदी की जो है वो उन्होंने क्रिटिसिज्म किया था। इसके बावजूद अगर केशव प्रसाद मौर्य को ऐसा लगता है कि वो जो है जब भी बोलती थी तो वो भाजपा की बोली बोलती थी, तो फिर तो केशव प्रसाद को जो है सोचना चाहिए। एक और बात मैं कहना चाहता हूँ, ये जो अपर्णा थी इसको लखनऊ के जो है वो कैंटोनमेंट से लड़ाया था समाजवादी पार्टी ने। अब उस सीट से उसको हराया था रीता बहुगुणा ने। रीता बहुगुणा खुद अपने बेटे को, अब ये देखिए परिवार वंशवाद की बात, कि जो बीजेपी की एमपी है अभी, वो खुद ये कह रही है कि इस सीट से जो है वो मेरे बेटे मयंक को जो है वो मयंक बहुगुणा को टिकट दो, और आप चाहो तो मैं पार्लियामेंट से जो है वो रिजाइन कर देती हूँ, लेकिन मेरे बेटे को टिकट दो। तो अब ये है कि अगर अपर्णा को ये लोग उसी कैंट से लड़ाते हैं तो मयंक जो है वो कहाँ जाएगा, और मयंक तो किसी और पार्टी में जाके इलेक्शन लड़ लेगा। वो रीता बहुगुणा कांग्रेस से आई है, तो हो सकता है कि रीता बहुगुणा जो है वो अपने बेटे के साथ कांग्रेस में चल जाए और मयंक जो है वो इसी के खिलाफ जो है वो इलेक्शन लड़े। तो इस तरह से बीजेपी जो अपनी बड़ी बड़ी उसूलों की बातें करती है, इन्होंने इसको लेके खुद ही अपने तमाम बड़े बड़े दावों को जो है वो अपने पैरों तले रौंद दिया। अच्छा सर, हमारा दूसरा सवाल ये है कि आपको क्या लगता है कि सपा पूरी तरीके से आने वाले वक्त जब इलेक्शन का रिजल्ट हमारे सामने आएगा तो क्या एक पूर्ण बहुमत के तौर पर हमारे सामने आ सकती है जिसमें वो फुल मेजोरिटी के साथ में गवर्नमेंट को फॉर्म कर सकती है, या आपको लगता है कि कुछ मिली जुली सरकार बनेगी, कुछ इस तरीके का गठबंधन हमें देखने में आएगा कि सपा बसपा कांग्रेस और कुछ लोकल पार्टीज वगैरह, या एक तरफा किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ रुझान लोगों का जा सकता है? आपको क्या लगता है इस बार के इलेक्शन में किस तरीके की गवर्नमेंट की संभावना बनने की? देखिए, बीजेपी के पिछले 3 इलेक्शन को अगर आप देखें तो आपको 2 ट्रेंड दिखाई देता है। एक तो ये कि तीनों मर्तबा जो है बीजेपी यूपी की जनता ने जिस पार्टी को भी जिताया तो पूर्ण बहुमत से जिताया, यानी बीजेपी को जिताया तो वो भी पूर्ण बहुमत में थी, और उससे पहले जो अखिलेश जीते थे वो भी पूर्ण बहुमत से जीते थे, और उससे पहले मायावती जो है वो पूर्ण बहुमत से जीती थी। तो ये एक ट्रेंड है। दूसरा ट्रेंड ये है कि बीजेपी यूपी की जनता ने तीनों बार जो पार्टी सत्ता में थी उसको हटा दिया। तो अगर वो ट्रेंड चलता है, मैं पहले भी कह चुका हूं कि इलेक्शन के बारे में इस तरह की कोई बात कहना मैं मुनासिब नहीं समझता कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन अगर पुराना ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो योगी जी को जाना चाहिए और अखिलेश को आना चाहिए, और उसके हिसाब से जो है वो उनको पूर्ण बहुमत भी मिलना चाहिए। लेकिन ये कि ये बात मैं विश्वास के साथ कहने की पोजीशन में नहीं हूँ, इसलिए कि इलेक्शन में एक फैक्टर नहीं काम करता, बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं, और आप कैसे कैंडिडेट्स खड़े करते हैं, उन कैंडिडेट्स की विजिबिलिटी क्या है, उसके सामने जो कैंडिडेट खड़े हैं वो किस तरह से जो है वो उस पे असरअंदाज होते हैं, प्रभावित करते हैं वोटर्स को। ये तमाम चीजें जो है वो लास्ट मोमेंट तक चेंज होती रहती है। तो इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि वो पूर्ण बहुमत से आ जाएंगे या नहीं आएंगे, लेकिन अगर अखिलेश पूर्ण बहुमत से ना भी आए तब भी आप ये देखिए कि कोई भी ऐसी पार्टी है नहीं जो बीजेपी के साथ, मतलब कुछ पार्टियां ऑलरेडी बीजेपी के साथ है,
उनके अलावा वो तो सब इनके साथ ही रहेंगी, और उसके बावजूद जो है वो अगर योगी हार गए तो वो लोग की मेजॉरिटी नहीं होगी। बाकी कोई पार्टी जो है, मायावती के बारे में ये बात कही जाती है कि वो बीजेपी के साथ जा सकती हैं, लेकिन और कोई पार्टी है नहीं जो कि बीजेपी के साथ जा सके। तो लोगों की मजबूरी होगी कि वो जो है वो अखिलेश को सपोर्ट करें अगर उनको क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो। और मायावती भी अगर ये देखेंगी कि भाई अखिलेश जो है वो आसानी से सरकार बना रहे हैं, तो वो भी सत्ता में हिस्सेदारी के लिए उन्हीं के साथ जाएंगी। मायावती का ऐसा है कि वो इससे पहले बीजेपी के साथ भी जा चुकी हैं और समाजवादी पार्टी के साथ भी जा चुकी है, तो वो किसी के साथ भी सर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाते हैं हमारे देश में कुछ साजिशी थ्योरीज चलती रहती हैं, और थ्योरीज भी इतनी अजीबोगरीब होती हैं कि जिस पर कभी कभी हम खुद अचंभित हो जाते हैं कि क्या ऐसा हो सकता है क्या। लेकिन राजनीति है, राजनीति में कुछ भी उलटफेर हो सकता है, दुश्मन दोस्त और दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। एक नई साजिशी थ्योरी मार्केट में आई हुई है। हमने लोगों को ये बात करते हुए सुना है कि इसका इसका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रियलिटी भी नजर आती है, और उसको रियलिटी से जोड़ भी दिया जाता है, क्योंकि पिछले काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि मोदी और शाह जी की कुछ अच्छी केमिस्ट्री योगी जी के साथ में नहीं है। तो इसी को बेस बनाते हुए एक साजिशी थ्योरी ये आ रही है कि योगी जी को रास्ते से हटाने के लिए अमित शाह जी ने एक गुप्त मीटिंग की है अखिलेश यादव जी के साथ में, और उसमें यह एजेंडा तय पाया है कि 2022 के चुनाव में किसी भी तरीके से सपा को लाया जाएगा, अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, ताकि योगी जी को उनके मठ भेज दिया जाए, और 2024 में इसको अकॉर्डिंगली एक नई रूपरेखा तैयार कर ली गई है। आपको क्या लगता है कि इसमें कुछ बेस है या एक बेसलेस बातें हैं? लेकिन राजनीति है तो सर कुछ भी संभव हो सकता है, लेकिन आपको क्या लगता है कि हवा हवाई बातें या इसमें कुछ रियलिटी दिखाई देती है? देखिए, आसाम में मैं आपको एक आसाम की मिसाल देता हूँ। आसाम में बीजेपी पिछली मर्तबा जीती और उन्होंने सर्बानंद को चीफ मिनिस्टर बनाया। सर्बानंद ने बगैर किसी प्रॉब्लम के 5 साल तक सरकार चलाई और उसके बाद दोबारा बीजेपी को मेजॉरिटी से जिता भी दिया। इसके बावजूद क्या हुआ? इसके बावजूद ये हुआ कि जब नई सरकार का गठन हुआ तो हेमंता जो है वो चीफ मिनिस्टर बन गए, और उसको शर्मा को जो है, सर्बानंद को जो है वो दिल्ली बुला लिया गया, केंद्र में मंत्री बना दिया गया। तो अगर योग को हटाना हो तब तो कोई मसला नहीं बीजेपी के लिए। देखिए, ये बात सब जानते हैं, ये जो विधायक पी के वो योगी के साथ नहीं है। योगी खुद विधायक नहीं थे, वो सांसद थे। इसके अलावा इंडिया की जो इतिहास है उसमें पहली बार 200 से ज्यादा किसी रूलिंग पार्टी के विधायकों ने जो है वो अपने चीफ मिनिस्टर के खिलाफ धरना दिया है, और वो योगी है, और यही सब विधायक हैं, उन्हीं को टिकट मिलने वाला है। तो अगर योगी को हटाना हो तो बीजेपी को तो सिर्फ ये कहना है कि भाई हम विधायकों पे छोड़ देते हैं कि वो किसको चीफ मिनिस्टर बनाए। गारंटीड जो है वो विधायक योगी को नहीं बनाएंगे और योगी का कांटा निकल जाएगा। तो योगी का कांटा निकालने के लिए बीजेपी को अखिलेश के पास जाने की जरूरत नहीं है, उनके विधायक ही योगी को निकाल देंगे। अब उसके लिए अपनी सरकार गंवा देना, यूपी जैसे स्टेट को गंवा देना, ये बात मेरे को समझ में नहीं आती। और सही बात ये है कि अगर यूपी के सारे विधायक ये कहते हैं कि योगी को सीएम बनना चाहिए और मोदी ये कहते हैं कि वो नहीं बनेंगे, तो योगी नहीं बनेंगे और वो कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। हालांकि ऐसा होगा नहीं, विधायक तो सीधा बोलेंगे भाई 5 साल हमने जेल लिया, जिस आदमी ने अपने उप मुख्यमंत्री को स्टूल वाला मंत्री बना दिया, तो वो आदमी ने दूसरे विधायकों के साथ क्या सुलूक किया होगा, इसका अंदाजा लगाना कोई मुश्किल नहीं है। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बात सही है कि अमित शाह और योगी के बीच में एक तरह का कंपटीशन है, क्योंकि दोनों अपने आप को जो है वो मोदी का उत्तराधिकारी समझते हैं। लेकिन ये कि योगी कोई इतनी बड़ी तोप नहीं है कि उसको, अगर योगी ऐसे होते
कि उनके साथ सारे विधायक होते और उनको हटाने की वजह से पार्टी में बगावत का खतरा होता, तब तो उनके नखरे उठाए जाते और उनके लिए जो है वो इस तरह का षड्यंत्र करना पड़ता। लेकिन योगी की तो बेस ही नहीं है। उन्होंने तो, आप देखिए कि पार्लियामेंट का इलेक्शन, वो पार्लियामेंट के मेंबर थे, अभी उन्होंने जब ऐसा चीफ मिनिस्टर बनाया गया तो उनको जो है वो एमएलए का इलेक्शन लड़के आना चाहिए था। योगी ने इलेक्शन नहीं लड़ा और वो जो है एमएलसी बन करके चीफ मिनिस्टर बने रहे। तो जो आदमी का राजनीतिक आधार इतना कमजोर हो, उसको हटाने के लिए जो है वो शीर्ष जो नेतृत्व है वो इतनी बड़ी साजिश करे, ये बात तो भैया, इसमें एक चीज है कि बीजेपी का या संघ परिवार का मामला ऐसा रहता है कि वो हर चीज की क्रेडिट ले लेता है। यानी अगर उनको ऐसा लगता है कि भाई अखिलेश जीत जाएंगे तो ये लोग फिर इनके जो चेले चापड़ है वो ये कहेंगे कि भाई अखिलेश अपने बल पे थोड़ी ना जीते हैं, वो तो अमित शाह ने उनको पीछे से सपोर्ट कर दिया योगी को हटाने के लिए, इसलिए जीते हैं। लेकिन ये सब ख्याली बातें हैं, इनकी कोई मेरे नजदीक ये सब काल्पनिक बातें हैं। काल्पनिक बातें इसीलिए नजर आती है क्योंकि 2024 का जो मोदी जी का जो रास्ता है वो यूपी से ही होके गुजरेगा और 2022 अगर उनके हाथ से निकल जाता है और योगी जी की जगह किसी और पॉलिटिकल पार्टी का अगर वहां पर सत्ता आ जाती है तो आने वाले वक्त में चैलेंजेस मोदी जी के लिए और ज्यादा हो जाएंगे। हालांकि ये बात तो सर नजर आती है कि 2017 में जब योगी जी ने अपने आप को प्रस्तुत किया था एज ए सीएम के लिए और केंद्र की तरफ से इस बात को इनकार कर दिया गया था कि योगी को चीफ मिनिस्टर बनाया जाए, तो उन्होंने बाकी तेवर अपनाए थे। लेकिन जब उनको एक बार टर्म दे दिया गया 5 साल का, उसके बाद भी अगर वो अड़े रहेंगे, ऐसा तो फिर पॉसिबल नहीं लगता है क्योंकि उनको एक बार चांस दिया गया और वो चांस उन्होंने गवा दिया। जिस तरीके का गवर्नेंस देखने पे आ रहा है उसके बाद फिर से उनको चांस दिया जाना ये तो पॉसिबल नजर नहीं आता है। आपकी जो पहली बात है उससे मैं सहमत नहीं हूँ। अच्छा, मोदी योगी जो है वो सीएम की रेस में थे नहीं जी। जब इलेक्शन लड़ा गया उस वक्त केशव प्रसाद मौर्य पार्टी के प्रेसिडेंट थे जी। और केशव प्रसाद मौर्य की तस्वीर दिखा के ओबीसी को अपने करीब किया गया। खुद मोदी जी ने अपने आप को ओबीसी बताया। केशव प्रसाद मौर्य पार्टी प्रेसिडेंट है और इसका अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ था कि चीफ मिनिस्टर कौन होगा, लेकिन लोग ये समझ रहे थे कि जिस तरह कल्याण सिंह एक ओबीसी थे और उनको सीएम बनाया गया, इस तरह से केशव प्रसाद मौर्य को सीएम बनाया जाएगा। योगी उस दौड़ में कहीं नहीं थे। उनके अलावा जो दूसरा सबसे प्रबल नाम था वो मनोज सिन्हा का था, जो अभी कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर बने हुए हैं और उनके बारे में कहा जा रहा था कि उनका तकरीबन नाम तय हो गया है। तो ये बात कहना कि योगी ने कहा था कि मुझको बनाओ और जब उनको नहीं बनाया गया तो उन्होंने बागी तेवर दिखाए, ऐसी कोई बात जो है वो मेरे पढ़ने में तो नहीं आई। योगी को अचानक बुलाया गया, उत्तराखंड का सीएम जो है वो तय हो गया था त्रिवेंद्र सिंह, और अमित शाह जा रहे थे देहरादून, उस वक्त योगी आए, योगी से कहा गया कि आप इंतजार कीजिए। अमित शाह देहरादून से वापस आए और उसके बाद उनसे बातचीत हुई और उनको बनाया गया, और उनको बनाया गया उसके दूसरे कारण है, राजनीतिक कारण है, जो है वो राजनाथ सिंह के प्रभाव को कम करने के लिए एक राजपूत नेता की जरूरत थी। अच्छा। मोदी जी को और शाह जी को, तो इसलिए इनको लाया गया, ये इनका कोई दबाव नहीं था। लेकिन मीडिया में अक्सर इस तरीके की बातें आती रहती हैं कि योगी जी ने बागी तेवर अपनाए और वो जो उनका जो वहां पर लोकल जो उनका ग्रुप है उसको उन्होंने बोला कि हम अलग कर लेंगे और हिंदू युवा वाहिनी उसको लेकर के उन्होंने बागी तेवर अपनाए थे और पार्टी के टूटने के कुछ आसार थे, इसकी वजह से योगी जी को बना दिया गया क्योंकि मार्केट में और मीडिया में इसमें मैं आपको क्लियर करूं कि दो बातें हैं। एक तो ये कि हिंदू युवा वाहिनी को खुद योगी ने खत्म करा दिया, इसलिए कि संघ नहीं चाहता था रहने के लिए, और हिंदू युवा वाहिनी के ज्यादातर लोग बल्कि सभी बड़े लीडर जो योगी के साथ थे वो समाजवादी पार्टी में है, ये एक सच्चाई है। दूसरी बात यह है कि योगी ने अपने बागी तेवर दिखाए कब, जब दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार में झगड़ा हुआ, जब शर्मा को A.K. शर्मा को दिल्ली से भेजा गया यूपी, वो IAS ऑफिसर थे, मोदी के बहुत करीबी माने जाते हैं, और
दिल्ली सरकार ये चाहता था कि ए.के. शर्मा को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन योगी जी ने ये नहीं होने दिया, इसलिए कि वो ये जानते थे कि अगर ए.के. शर्मा उप मुख्यमंत्री बन जाते हैं तो इनका डायरेक्ट दिल्ली से चैनल हो जाएगा और ये अपने आप साइड ट्रैक हो जाएंगे। इसलिए जो योगी जी ने तेवर दिखाए, जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो अभी 6 महीने पहले की बात है, जब ए.के. शर्मा को सेंटर ने बनाने की कोशिश की। उस वक्त योगी ने ये किया कि ये नहीं होने दिया, ये एक सच्चाई है, लेकिन ये शुरू की बात नहीं। सलीम साहब, आपने अपने एक स्टोरी में बताया कि जो ब्राह्मण लॉबी है, जो जिसका कि वोट हमेशा बीजेपी को जाता है, लेकिन वो इस बार योगी जी क्योंकि ठाकुर है और इस बार ठाकुरों और ब्राह्मणों में आपस में नहीं बनी और बहुत सताया है ठाकुर योगी ने यूपी के इस बार ब्राह्मणों को, जिसकी वजह से ब्राह्मण काफी नाराज है और इस बार शायद इतिहास रचा जाएगा कि ब्राह्मण का जो कंसोलिडेटेड वोट है यूपी का वो सपा की तरफ जाएगा। लेकिन हमें सुनने में ये आता है कि ब्राह्मण वोट हमेशा हर स्थिति में बीजेपी को जाता है। आपको ऐसा लगता है कि क्या इस बार ये इतिहास बदला जाएगा और ब्राह्मण वोट बीजेपी से करके सपा की तरफ जाएगा? ऐसा पॉसिबल है? ये सरासर गलत धारणा है कि ब्राह्मण वोट जो है वो हमेशा बीजेपी को जाता है। अगर आप यूपी का इतिहास देखें तो यूपी में कांग्रेस जो है वो ब्राह्मणों के सहारे चली है और 20 साल से ज्यादा कांग्रेस का जो राज रहा है यूपी पे वो ब्राह्मणों की वजह से रहा है और ज्यादातर सीएम, इक्का दुक्का छोड़ दीजिए आप, वीर बहादुर सिंह वगैरह, तो ज्यादातर ब्राह्मण रहे हैं। ये रीता बहुगुणा के जो फादर थे वो जो है हेमवती नंदन भाई गुना, एनडी तिवारी, आप मतलब एक लंबी लिस्ट है। तो जो ब्राह्मण है वो बरसों तक कांग्रेस के साथ है। उसके बाद आप देखें कि ब्राह्मणों ने बहुजन समाज पार्टी का भी साथ दिया और बहुजन समाज पार्टी जब सत्ता में आई तो ब्राह्मणों ने उसके साथ सत्ता में बहुत बड़ी हिस्सेदारी की। लेकिन जब बहुजन समाज पार्टी कमजोर हो गई और बीजेपी मजबूत हो गई तो ब्राह्मण वापस बीजेपी की तरफ आए। तो ये बात कहना कि ब्राह्मण हमेशा बीजेपी के साथ रहे हैं, ये बात सही नहीं है। लेकिन एक बात जरूर है कि ब्राह्मण कभी भी समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गए। ब्राह्मण कांग्रेस के साथ रहे, बीजेपी के साथ रहे, बीएसपी के साथ रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी से उन्होंने हमेशा अपनी दूरी बनाई रखी। इसलिए कि ब्राह्मणों को तो समाजवादी पार्टी ने ही सत्ता से हटाया ना, यानी कांग्रेस को समाजवादी पार्टी ने हटाया, बीजेपी ने नहीं हटाया, समाजवादी पार्टी को बीजेपी ने हटाया। तो इसलिए ब्राह्मणों को तो ये था कि यार ये ओबीसी आकर के हमको सत्ता से हटा रहे हैं, तो वो लोग एक साथ नहीं रहे। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि ब्राह्मणों के पास ऑप्शन ही नहीं है। बीएसपी कमजोर हो गई है, कांग्रेस कमजोर हो गई है, अब उनके पास या तो बीजेपी में रहे और बीजेपी में रहते हुए इसी तरह का जो ह्यूमिलिएशन है जो योगी जी करते रहे 5 साल तक उसको बर्दाश्त करें, या अगर उस ह्यूमिलिएशन से बचना चाहते हैं तो समाजवादी पार्टी में जाएं। तो ये एक बहुत बड़ी बात इस बार हुई है यूपी की पॉलिटिक्स में कि ब्राह्मण जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ गया है। और ये कोशिश अखिलेश ने बहुत पहले से की। देखिए आप कि अखिलेश ने जय श्री राम के मुकाबले में परशुराम की बात की, वो ब्राह्मण थे और उन्होंने जो है वो राजपूतों से लड़ाई की थी। तो उन्होंने जो श्रद्धा या धर्म के जो लेवल है उस पर भी ब्राह्मणों को अपने साथ करने की कोशिश की। और फिर जितने लोगों को सताया था योगी ने, खास तौर से जो तिवारी परिवार है पूर्वांचल का, उस पे तो ये आते ही इन्होंने उस पर दाबिश डाल दी थी। तो वो सब तो इंतजार कर रहे थे कि जो है जब मौका आएगा तो हम इनको सबक सिखाएंगे, और अब मौका आ रहा है तो वो इनको सबक सिखा रहे हैं। तो ये तो बड़ा चेंज है। तो सलीम साहब, इस बार ऐसा लगता है कि पूरी कमर कस ली है अखिलेश यादव जी ने, और जो सोशल इंजीनियरिंग कभी अमित शाह किया करते थे 2017 में की थी, इस बार शायद पूरी तरीके से वो सोशल इंजीनियरिंग जो है वो अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, जिसका परिणाम हमें आने वाले इलेक्शन के रिजल्ट पे नजर आएगा। तो डॉक्टर सलीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया अपना कीमती वक्त देने के लिए। व्यूअर्स, हमने डॉक्टर सलीम खान साहब से जानने की कोशिश की कि आने वाले वक्त में ऊँट किस करवट बैठेगा और आने वाले वक्त में किसकी गवर्नमेंट की बनने की संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साहब। व्यूअर्स, हमारी नजर आने वाले वक्त में यूपी के इलेक्शन पे लगी रहेगी।
कुछ अन्य एपिसोड में यूपी से रिलेटेड या भारत की और विदेश की राजनीति से रिलेटेड समस्याओं पर और उससे रिलेटेड मुद्दों पर हम आपके सामने हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। आपको हमारे प्रोग्राम कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट बॉक्स में बताइए और कुछ अन्य मुद्दों के साथ हम आपसे फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।